जिस तरह कल हमने सामाजिक श्रम विभाजन जो कि दुर्कheim का एक कंसेप्ट था, डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी नामक पुस्तक से जो लिया गया था, उसके संबंध में विस्तृत विश्लेषण किया था। उसी का एक छोटा सा अंश जो शेष रह गया था, आज उस अंश पर चर्चा करते हैं। सामाजिक श्रम विभाजन के सामाजिक परिणाम, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर। जिस तरीके से कल हमने देखा कि किस तरीके दुर्कheim ने एक आर्थिक अवधारणा को सामाजिक अवधारणा में परिवर्तन करा और उस सामाजिक परिवर्तन या सामाजिक अवधारणा के परिवर्तन करके श्रम विभाजन को सामाजिक स्तर से जोड़ा, यानी कि समाज में श्रम विभाजन लोगों के मध्य विभाजन नहीं करता, वरन उनके मध्य एक सुदृढ़ता, एकता उत्पन्न करता है। और इसी चीज़ को उसने समझाने के लिए, दुर्कheim ने समझाने के लिए उसके परिणामों की व्याख्या करी। कुछ परिणाम इस प्रकार हैं। पहला है, श्रम विभाजन के फलस्वरूप समाज में सावयवी एकता या संगठन पनपता है। अर्थात विभिन्न सामाजिक कार्यों को समाज की विभिन्न इकाइयां करती तो अवश्य हैं, परंतु उनमें सामाजिक आवश्यकताओं के आधार पर अंतर्संबंध और अंतर्निर्भरता बनी रहती है। दूसरी बात, श्रम विभाजन के फलस्वरूप श्रम का विशेषीकरण हुआ, स्पेशलाइजेशन हुआ, क्योंकि श्रम विभाजन के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष प्रकार का कार्य करता है और एक ही प्रकार के कार्य को निरंतर करते रहने से वह उस कार्य में पारंगत हो जाता है, विशेषज्ञ बन जाता है। इसके कारण समाज में एक विशेषता की योग्यता विकसित हुई। तीसरी चीज़, श्रम विभाजन ने समाज में व्यक्तिवादी भावना को पनपाया। श्रम विभाजन और विशेषीकरण के फलस्वरूप व्यक्तिगतताएं, विभिन्नताएं बढ़ गईं, व्यक्तिगत भिन्नताएं बढ़ती गईं। व्यक्तियों के अलग अलग कार्य, अनुभव तथा व्यक्तित्व होते हैं, पर इसका तात्पर्य यह नहीं कि श्रम विभाजन ने व्यक्ति को अधिकाधिक स्वार्थी बना दिया हो, बल्कि इसके विपरीत श्रम विभाजन ने उसे दूसरों के ऊपर निर्भर बनाकर दूसरों के लिए सोचने को मजबूर कर दिया। श्रम विभाजन के कारण सामाजिक कल्याण कार्यों में उसका योगदान बढ़ गया। तीसरी चीज, फोर्थ पॉइंट है, श्रम विभाजन और विशेषीकरण के कारण व्यक्तिगत गुण तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महत्व बढ़ गया। पांचवा पॉइंट है, श्रम विभाजन ने समाज को अनेक स्वार्थ समूहों तथा व्यावसायिक समूहों में बांट दिया। फिर भी श्रम विभाजन सामाजिक विघटन का कारण नहीं बना, क्योंकि श्रम विभाजन के आधार पर समाज के अनेक समूह बट जाते हुए भी विभिन्न समूहों के अंतर संबंध और अंतर्निर्भरता बनी रहती है। सिक्स पॉइंट है, दुर्कheim के अनुसार श्रम विभाजन एक गतिशील अवधारणा, एक डायनामिक कंसेप्ट है और उसमें प्रगति के तत्व छिपे रहते हैं, क्योंकि श्रम विभाजन के फलस्वरूप विशेषीकरण होता है और विशेषीकरण से नवीन आविष्कारों की संभावना बढ़ती है तथा प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। सातवां पॉइंट है, ये सच है कि श्रम विभाजन समाज को विभिन्न स्वार्थ समूहों में विभाजित कर देता है, पर कुछ सीमा तक आपसी भेदभाव से उत्पन्न करता है, आपसी भेदभाव भी उत्पन्न करता है। परंतु साथ ही श्रम विभाजन जीवित रहने के लिए संघर्ष को इस अर्थ में सरल बना देता है कि एक व्यक्ति को केवल एक ही कार्य को करना पड़ता है और उसकी अधिकतर आवश्यकताओं की पूर्ति दूसरों के द्वारा हो जाती है। आठवीं जो सामाजिक इसका परिणाम है, वो श्रम विभाजन के विभिन्न सदस्यों और समूहों को एक दूसरे पर निर्भर कर देता है। इस पारस्परिक निर्भरता के कारण व्यक्तिवाद की भावना अपने कटु रूप में पनप नहीं पाती। श्रम विभाजन के कारण प्रत्येक व्यक्ति पर इस प्रकार का एक नैतिक दबाव होता है कि वह अधिकाधिक विशेषीकरण के द्वारा अपने व्यक्तित्व का अधिकतम विकास करे, ताकि वह समाज के प्रति अपने नैतिक दायित्वों का पालन कर सके। लास्ट पॉइंट है, उपयोगितावादी विद्वानों के अनुसार श्रम विभाजन की प्रमुख उपयोगिता यह है कि इसे अधिक धन तथा उच्च जीवन स्तर प्राप्त करने की अभिलाषा की पूर्ति के साधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। परंतु दुर्कheim इस विचार से सहमत नहीं। उनके अनुसार
श्रम विभाजन का एकमात्र उद्देश्य और परिणाम आर्थिक उत्पादन में की वृद्धि, अधिकाधिक सुख प्राप्ति और धन की वृद्धि नहीं। बर्न्स का कथन है कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि भौतिक प्रगति और सभ्यता ने मानव को अधिक सुखी बनाया है। वास्तव में इसका उल्टा भी हो सकता है। यदि हम आदिम समाज और आधुनिक समाजों के तुलनात्मक अध्ययन करें तो हमें यह स्पष्ट ज्ञात होगा कि आधुनिक समाज की अपेक्षा आदिम समाज के लोगों में आत्मिक संतोष अधिक और आत्महत्या व मानसिक रोग आदि की संख्या कम थी, जबकि भौतिक रूप में उनकी प्रगति या सभ्यता के विकास के साथ साथ मानव सुख घटता ही गया। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि भौतिक प्रगति मनुष्य को पहले की अपेक्षा अधिक सुखी बनाएगी, ऐसी बात नहीं। अतः यह आवश्यक नहीं कि श्रम विभाजन को हम अपनी भौतिक विलासिता की वृद्धि के साधन के रूप में उपयोग में लाएं। वास्तव में इसके आधार पर व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक सहयोग और अंतर्निर्भरता उत्पन्न करने तथा उससे सामाजिक एकता को अधिक दृढ़ करने का प्रयत्न होना चाहिए, जिससे कि वर्तमान पीढ़ी को ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी लाभ हो। इसी में सामाजिक श्रम विभाजन की सार्थकता है। इस प्रकार हमारा जो सामाजिक श्रम विभाजन का जो कंसेप्ट था वो कंप्लीट होता है और इस पूरे चैप्टर के माध्यम से तुर्किन ने सामाजिक एकता को, सोशल सॉलिडिटी और यूनिटी को स्पष्ट करने का प्रयास किया कि श्रम विभाजन व्यक्तियों के मध्य या समाज के मध्य किसी भी प्रकार का कोई विभाजन उत्पन्न नहीं करता, वरन ये एक प्रकार्यात्मक रूप से समाज को संगठित करता है, उसकी सुदृढ़ता बनाता है। और इसी क्रम में तुर्किन ने सामाजिक एकता को दो भागों में बांट दिया, यांत्रिक एकता और सावयवी एकता। जैसा पूर्व में हमने कहा, यांत्रिक एकता जो थी वो प्राचीन आदिकालीन समाज में पाई जाती थी, जहाँ पर व्यक्तियों के मध्य संबंधों में बहुत अधिक अपनापन था, और सावयवी एकता आधुनिक समाज की विशेषता पाई गई। और उसी के अनुरूप कानून व्यवस्था है कि यांत्रिक और सावयवी एकता में वैधानिक व्यवस्था भी उसी के अनुरूप होती है। जिस आदिम समाज में दमनकारी कानून होते थे, व्यक्तियों का दमन किया जाता था क्योंकि वो सामूहिक शक्ति के विरुद्ध होते थे। जो कार्य सामूहिक शक्तियों के विरुद्ध होता था उस व्यक्ति को दंडात्मक रूप से दमनकारी कानून के माध्यम से दंड दिया जाता था। जबकि आधुनिक समाज में व्यक्ति की विशेषीकरण के कारण, श्रम विभाजन के कारण व्यक्ति का महत्व अधिक होता है, और व्यक्ति के महत्व के कारण उसकी पूर्ति कौन करेगा, उसके लिए वह यहाँ पर प्रतिकारी कानून व्यवस्था होती है। व्यक्ति को समाज से अलग किया जाता है, जिससे कि व्यक्ति समाज की व्यवस्था के अनुकूल अपने आप को ढाल सके, समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बन सके और वो निरंतर कार्य करता है।